आज विधानसभा चुनाव का अंतिम दिन है। आज के बाद चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। गली गली जाकर प्रत्याशी वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। सरदार शहर की बात करें तो मुकाबला काफी कड़ा हो चला है और तीनों ही जो प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो या फिर निर्दलीय हो, कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रशीद चायल साहब है, जो कि सरदार शहर के उपसभापति हैं और प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। आज से नहीं, जब दिग्गज नेता राजस्थान के दिवंगत भंवरलाल जी शर्मा थे तभी से ये भंवरलाल जी के साथ रहे और उनकी परछाई की तरह रहे और लगातार उनसे काफी राजनीति सीखी भी होगी। अब काफी अच्छे राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं और लगातार अनिल जी की सभाओं में देखिए, अनिल जी की जितना भी कार्यक्रम होता है लगातार अब बड़े हमले अब कर रहे हैं। अब्दुल साहब, आप शालीनता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सभाओं में हमें देखने को मिला कि आक्रामक हो गए भोलू भाई साहब। ऐसा बदलाव कैसे आया? नहीं, मैं कोई आक्रामक नहीं हुआ हूँ। मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं कोई मुख्य रणनीतिकार हूं, क्योंकि आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन जनता जानती है जिस प्रकार से आप। नहीं, मैं इस बात में मेरा स्पष्टीकरण दे दूं। पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने अपने एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ रखा, सबको लाड प्यार दिया। हमें कहीं कभी भी कोई नंबरिंग नहीं हुई। आपको ज्यादा मिला होगा लाड प्यार? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं ये मानता हूं कि मुझे सबसे कम मिला है। ठीक है ना, जनता उनके बिल्कुल करीब थी और वो जनता से जुड़े हुए नेता थे और हमें कोई नंबर नहीं था। हम सब लोग एक साथ मिलके टीम भावना से काम करते थे और उसी का ये परिणाम था कि हमने 45 साल तक लगातार इस सरदार सर विधानसभा में कांग्रेस को जिताया है। एक टीम भावना के रूप में कार्य किया है और ये सारा श्रेय गांव ढाणी में बैठे उस अंतिम व्यक्ति तक मैं देना चाहता हूं जिसने पंडित भंवरलाल शर्मा की आवाज सुनी और उनके साथ काम किया। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन परछाई की तरह साथ रहे भंवरलाल जी की, ये बात स्वीकार करो। मैं रहा हूं उनके साथ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है उनसे। और मैं जो आप कह रहे हो कि मैं कोई आक्रामक हूं, मैं आक्रामक नहीं हुआ हूं। चुनाव देखो, विजन पे लड़ा जाता है, मुद्दों पे लड़ा जाता है और कोई भी व्यक्ति जब निर्दलीय निकल के जाता है तो वो अपना व्यक्तिगत चुनाव लड़ता है, अपनी कुंठा को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें जिस प्रकार से वो दोषारोपण हम पे कर रहे हैं उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा ना। इसलिए आपको ये लग रहा है कि मैं कोई आक्रामक हो रहा हूं, जबकि मैं जो सच्चाई है उसको उजागर कर रहा हूं। फिर भी भाषणों में दिखता है तल्खी। इससे पहले कभी अब्दुल रशीद चायल के भाषणों में हमने देखी नहीं शालीनता, एक तहजीब नजर आती है, लेकिन पिछले कुछ सभाओं में हमने वो तल्खी देखने को मिला, वो तीखा प्रहार भी देखने को मिला जब आपने रामनगर के अंदर बहुत कुछ कहा भी। बिल्कुल कहा हमने 1.5 साल तक हम षड्यंत्रों से ग्रसित रहे। एक नया एमएलए सरदार सर को मिला, हमने काम किया, हमने नगर पालिका बनाई थी, हम 32 साथी साथ थे चेयरमैन साहब के, लेकिन लगातार वो षड्यंत्र करते गए। हमारी ये मजबूरी थी, हम पार्टी की गरिमा में बंधे हुए थे। हम ये चाहते थे कि कोई भी साथी हमारा अगर हमारे खिलाफ भी बोलता है तो लोगों में इस प्रकार की बातें नहीं जाए कि हम कोई अलग या हमारे बीच में मतभेद है। हमने बहुत कुछ झेला है। हमने कभी पिछले 11 महीनों में, इस चुनाव से पहले, हमने कहीं किसी भी सार्वजनिक मंच से राजकुमार जी के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमने हमेशा कहा ये हमारे बड़े भाई है, लेकिन उनके मन में ये भावना थी चुनाव लड़ने की, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचे। मैं इस बात का कतई विरोध नहीं करता कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है। लेकिन एक षड्यंत्र रच के आप किसी व्यक्ति को बिना कारण के दोषारोपित करके और इस प्रकार से चुनाव लड़ते हो, तो मेरा विरोध इस बात का था कि आप चुनाव लड़िए, उसमें कोई मना नहीं। आपको लगता है, आपको जनता में स्वीकार्य, आप चुनाव लड़िए, इसमें कोई मनाही नहीं है। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं इस बात का विरोध नहीं करता उनका, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए, हमारे कामों को रोका, अच्छे कामों का श्रेय खुद ले रहे हैं, बुरे कामों का दोषारोपण विधायक जी पे कर रहे हैं, हमारा विरोध ये था। पर वो भी यही आरोप आप पर लगाते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे परेशान किया गया, बार बार अड़चन डाली गई, यही आरोप वो लगाते हैं अपनी ओर से। और सभाओं में भी वो भी आपके ऊपर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब सुषमा जी चेयरमैन थी इस नगर पालिका की, लेकिन हम वो नेता प्रतिपक्ष थे। हमने पूरा का पूरा नगर पालिका क्षेत्र उनके हैंडओवर कर दिया था कि ये आपको देखना है। और चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने 5 ईओ बदलाए स्वयं। ठीक, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इस सरदार सर की सीट पर करीब 15 ईओ यहां बैठे हैं। अगर 15 ईओ में आप संपर्क कर ले, आप मीडिया के लोग हैं,
अगर 15 ईओ में एक भी ईओ ये कह दे कि विधायक अनिल शर्मा ने इस सरदार सर में विकास कार्यों को रोकने का काम किया है, मैं दावे के साथ कहूं भरा हुआ पर्चा वापस उठा लेंगे। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल पूछ लेते हैं आपसे। अब्दुल रशीद ताहिर साहब जो कि उप सभापति हैं, उन्हें नगर पालिका में जाए हुए कितने दिन हो गए, और वो अगर नहीं गए हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? मैं ये बता देता हूं, मेरे बड़े भाई राजकरण जी चौधरी जब इस नगर पालिका के चेयरमैन बने, मैं उनके साथ ही था। हमारे बीच में ये एक सहमति बनी कि मैं जयपुर रहूंगा। मैं वैसे भी विधायक जी का भी काम वहां करता था, और मैंने और चेयरमैन साहब ने बैठ के ये निर्णय किया, क्योंकि वाइस चेयरमैन होता है, जो उपसभापति होता है, वो कोई सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं होता है। तो मैंने ये कहा कि मैं डीएलपी में वहां से जितने विकास कार्य, क्योंकि सरकार अपनी है, हम करा सकते हैं, मैं वहां मेहनत करूंगा, डीएलपी जाऊंगा, मंत्री से मिलेंगे, विधायक जी को फोर्स करेंगे और इस सरदार सर में ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे। आप नगर पालिका के चेयरमैन हैं, आप यहाँ संभालिए। मैं ये कतई नहीं चाहता था कि आपने देखा होगा कि कहीं भी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, एक दो स्तंभ खड़े हो जाते हैं आपस में और उनमें टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं ये कतई नहीं चाहता था कि इस नगर पालिका में भी ऐसा कुछ हो कि लोग जो चेयरमैन साहब से असंतुष्ट है वो मेरे पास आने लगे और हम दोनों के बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा हो। मैंने नगर पालिका छोड़ दी, मैंने उनके आदेश की पालना की। वो जो लेटर यहाँ से फॉरवर्ड करते थे कि हमें ये चाहिए, हमें ये काम चाहिए, मैं वहां डीएलपी में घूमता था, विधायक जी के साथ उसको साथ लेता था, मंत्रियों से मिलता था। मैं इस बात का कतई कोई श्रेय लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी। लोगों ने हम पे भरोसा किया था और काम करने के लिए किया था। हम ये चाहते थे कांग्रेस मजबूत हो, पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा मजबूत हो। हमें श्रेय लेने का कोई हक नहीं है, हमने काम किया है, इसलिए मैं नगर पालिका की बजाय जयपुर ज्यादा काम करता था। अच्छा, आप गांव के अंदर भी जा रहे हो, किस प्रकार का माहौल है कांग्रेस का, कैसा सपोर्ट मिल रहा है, किस प्रकार का उत्साह है लोगों में? देखिए, सरदार सर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही जागरूक क्षेत्र है राजनीतिक रूप से। सरदार सर ने दौलतराम जी सारण जैसे नेता दिए हैं, चंदनलाल बैद जैसे नेता दिए हैं, पंडित भंवरलाल शर्मा, आज हमारे राजेंद्र जी राठौड़ है, वो भी सरदार सर के जाए जन्मे हैं। राजनीतिक जागरूकता इस शहर में, इस विधानसभा क्षेत्र में अन्य जिलों की बजाय, अन्य तहसीलों की बजाय ज्यादा है। वो लोग ये जानते हैं कि हमारा हक और हकूक किस जगह सुरक्षित है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 45 सालों तक जिन लोगों ने एक विचारधारा को, एक परिवार को, सेवाभावी परिवार को पसंद किया है, उसी प्रकार का माहौल है, उसी प्रकार का उत्साह है। और हमें पूरा भरोसा है कि सरदार सर के लोग निर्णय करेंगे, वो इस शहर के भाईचारा के, प्रेम को, अमन को पसंद करते हुए निर्णय करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में निर्णय करेंगे। उपचुनाव था, उपचुनाव के अलग फैक्टर होते हैं, सहानुभूति थी, सरकार थी, मंत्री घर घर हो रहे थे। चुनौती है इस बार आपके सामने बड़ी, और दूसरा ये कि इस बार आप दिवंगत भंवरलाल शर्मा का वो साथ था, वो नेतृत्व आपको नहीं मिल रहा, तो चुनौती समझते हैं अपने लिए? देखिए, चुनौती हर चुनाव में हम मानते हैं कि चुनौतियां होती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। कोई भी चुनाव जो है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो एक अलग तरीके का चुनाव है। वो एक अलग तरीके का इसलिए है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वहां से नेता निकल के उन्होंने एक मोर्चा बनाया है और सामने है जनता। मेरा ये मानना है ये चुनाव नेता और जनता का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस सरदार सर की राजनीति हमारे ऊपर ही घूमती है, और हमारा ये मानना है कि जनता आपको बड़ा आदमी बनाती है। अगर आप जनता को छोड़ के जाते हो, किसी विचारधारा को छोड़ के जाते हो, तो आप शून्य हो। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और ये चुनौती हमें स्वीकार है। चुनौती अगर विकास के नाम पे है तो हमें स्वीकार है। चुनौती इस शहर के रोजगार, बेरोजगारी की बात के सवाल पे तो हमें स्वीकार है। हम इन मुद्दों को महत्व नहीं देते कि मेरा स्वाभिमान मारा गया, मुझे टिकट नहीं मिला, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस विधानसभा क्षेत्र की कैसे सेवा की जाए। चुनाव में हार या जीत ये हमारे लिए कतई मायने नहीं रखती। राजनीति में सारी चीजें संभव और असंभव रहती है। हम ये मान के चलते हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, हमें सेवा करनी है जनता की, और जिस तन मन धन से हम सेवा कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम आगे भी वैसी ही सेवा करेंगे। आपने विकास की बात की, विकास के मुद्दे पे ले चलते हैं आपको। प्रदेश के अंदर काफी विकास हुआ, जो योजना अब आई, शायद ही पहले इससे पहले कभी आई होगी, जो जमीन से जुड़ी हुई थी, चाहे चिरंजीवी योजना हो, महंगाई राहत शिविर हो, ग्रामीण खेल ओलंपिक हो, बहुत सारी योजनाएं थी जो जमीन से जुड़ी हुई थी, जो सीधा निचले व्यक्ति को टच करती थी।
सरदार शहर के अंदर भी पिछले 8 महीने काफी विकास हुआ, हमने देखा भी। लेकिन चुनाव की बात करें तो चुनाव के अंदर विकास का मुद्दा गौण हो चुका है। जिस प्रकार से भाषणों की बात करें, आपको नहीं लगता कि अलग मुद्दे पे सरदार शहर चुनाव चला गया, विकास की कहीं चर्चा ही नहीं है? कतई आप यदि आप विकास के मुद्दे पे जाते तो शायद आपको ज्यादा लाभ होता। कतई नहीं। मेरा ये मानना है कि जो लोग शांत बैठे हैं वो विकास के मुद्दों को, जो सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश में लागू की है, वो निश्चित रूप से जो इनसे लाभान्वित हुए हैं वो लोग अपना निर्णय कर चुके हैं और उन्होंने निर्णय कर रखा है। ये जरूरी नहीं है कि वो सार्वजनिक मंचों पर खुलासा करे या गलियों में ये कहते हुए कि हम फला पार्टी का वोट देंगे। जिनको लाभ मिला है, आप निश्चित मानिए गजेंद्र जी कि वो जब पेटियां खुलेगी तो आपको ये महसूस होगा, न केवल सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में आपको ये महसूस होगा कि जो ये अंडर करंट है, जो शांत बैठा है, वो निश्चित रूप से ये आंकलन करता है कि इस प्रदेश में बाकी भारत की बजाय क्या क्या योजनाएं चली है और उसे कौन कौन लाभान्वित हुआ है, उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को होगा। अनिल शर्मा की सभाओं में भीड़ दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपके अंदर एक तल्खी देखी जा रही है, कुछ वैसा ही अब अनिल जी शर्मा के भाषणों में देखने को मिलता है, वैसे ही अब राजेश जी पारिक हैं उनके भाषणों में देखने को मिलता है। क्या ये रणनीति, जिस प्रकार से बयान आए अनिल जी शर्मा की ओर से, आपको लगता है कि उन बयान से नुकसान हो सकता है? विशेष रूप से माँ का दूध का बयान अभी तक अनिल जी शर्मा का पीछा नहीं छोड़ रहा है, लगातार उस बयान की चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि नुकसान होगा या फिर रणनीति है, क्या आक्रामकता के साथ प्रहार किया जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई रणनीति से या जबानी वो हमले से कोई फायदा या नुकसान की बात नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप अगर मुद्दों को भटकाओगे तो हमें जवाब मंचों से देना पड़ेगा। आप अगर हम पे व्यक्तिगत हमले करोगे, आप ये बार बार कह रहे हो कि हमें चुनाव लड़ने से रोका गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उपचुनाव हुआ, हम इसके प्रचार में निकले तो पहली बार हमने ये देखा कि राजकरण जी के लड़के हमारे साथ प्रचार में गए। उन्होंने एक कागज पेन लिया और वहां लोगों की काउंटिंग करने, ये किस जाति से है, ये कौन है, ये कौन सा गांव है, यहाँ कितने वोट पड़ते हैं। तब हम, ये पहली बार हुआ था, तब हम उस बात को नहीं समझे। उसके बाद में उनका जन्मदिन आया तो पंडित भंवरलाल जी शर्मा मेदांता में भर्ती थे, एडमिट थे, वो अपनी बीमारी से ग्रसित थे और शायद उनका अंतिम समय नजदीक था। हमें ये बातें हमें भी महसूस हो चुकी थी और उसके 4 दिन बाद में राजकरण जी का जन्मदिन था। मैं खुद दिल्ली से यहाँ मनाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैंने देखा कि वो शाम को अपने समाज के भवन में जाके और उन्होंने एक संबोधन दिया। तब अनिल शर्मा इस शहर के विधायक नहीं थे। उन्होंने संबोधन ये दिया कि हमारे समाज के लोग दोनों पार्टियों से ग्रसित है, हमें एक साथ रहना है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि वो कांग्रेस से चुनिंदा सभापति थे, भारतीय जनता पार्टी से उनकी बहन विमला जी गढ़वाल चूरू में नेता प्रतिपक्ष है। अगर उनके परिवार को दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं दिया है तो आप मान के चलिए हिंदुस्तान में किसी को कुछ नहीं मिला है। वो समाज को भ्रमित कर रहे थे। तब मुझे ये एहसास हो गया कि इनके इरादे दूसरे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि पंडित भंवरलाल शर्मा कब इस दुनिया से विदा हो और हम हमारी जो हमारे मन में एक राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है उसको उजागर करें। उसके बाद में लगातार उन्होंने षड्यंत्र रचे, विधायक जी के खिलाफ रचे, हम कार्यकर्ताओं के खिलाफ रचे। मैं आज भी, मेरी ये आपत्ति नहीं है कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव वो लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचे, जिस प्रकार से वो हम पे आरोप लगा रहे, मैं कह रहा हूं उन्होंने सरदार सर में हमने इतनी स्कीमें वहां से इनसे पत्र मंगाए, क्योंकि ये चुनिंदा सभापति है, नगर पालिका में कोई काम होता है तो इनकी डिमांड होती है। हमने इनसे काफी प्रयास किए कि आप ये पत्र बनाइए, भेजिए, ये चीज भेजिए, लेकिन इन्होंने रोड़े अटकाने का काम किया। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी ऐसे डेवलपमेंट का, विकास का श्रेय पंडित अनिल शर्मा को मिले, इस विधायक को मिले, कांग्रेस को मिले। इसलिए उन्होंने वो काम रोके। पट्टों में भी उन्होंने यही किया। वो आज कहते हैं कि हमने पट्टे बांटे। अरे भाई साहब, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्कीम थी, पूरे प्रदेश में लागू हुई थी और ऐसी स्कीम अन्य किसी सरकार ने नहीं की। जिस प्रकार से नियमों में अमेंडमेंट किए गए और लक्ष्य ये था कि एक एक गरीब के पास वो पट्टे पहुंचे, वो पूरे एक जनरल स्कीम थी जो पूरे प्रदेश में लागू हुई, उसको रोकने का काम किया और वो आरोप विधायक जी पे लगा रहे हैं कि उन्होंने पट्टे नहीं बांटने दिए। ये मुझे इस बात पे आपत्ति है। उनको चुनाव लड़ना था, वो लड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, राजनीति के चतुर खिलाड़ी कैसे होते हैं वो अब्दुल जी से सीख सकते हैं। मैंने अब्दुल से सवाल किया कि जो विधायक ने बयान दिया माँ का दूध वाला या फिर उल्टा लटका दूं, इस प्रकार के बयान दिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि हमने किसको कहा, विधायक जी ने किसको कहा? इस शहर की एक बहुत बड़ी
डिमांड थी कि इस शहर में उपजिला चिकित्सालय बने। हमने उपजिला चिकित्सालय स्वीकृत भी कराया। आज जो सरदार सर की सीएचसी है वो उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत हो चुकी है, वहां 36 डॉक्टर है। हम ये चाहते थे कि वहां पे इस शहर में एक अच्छा भवन बने। वो भवन बनाने के लिए हमने 2-3 जगह नगर पालिका से जमीन मांगी, इन्होंने उसमें रोड़े अटकाए। तब पंडित अनिल शर्मा जी ने चेयरमैन साहब को ये कहा कि आप जो उच्च पदों पे बैठे हो, आप इन स्कीम को रोक रहे हो, ये जनता की मांग है और मैं ये देखना चाहता हूं कि जनता की जरूरत है उसको कोई रोकना चाहता है। उसने अपनी मां का दूध पिया कि नहीं पिया, ये उनको सीधी चुनौती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भ्रमित किया, उस बात को भ्रमित किया और SC/ST समाज को इस बात से जोड़ने की कोशिश की। मेरा उन पे सीधा आरोप है, कोई भी लोग जो सरदार सर में आम सभा हुई उसको देख सकते हैं। उसमें जब बाबा साहब का पट्टा उनको पहनाने की कोशिश की गई और जब अशोक जी पिंचा ने उनको मना किया कि आप इसको मत पहनिए, क्योंकि अशोक जी पिंचा की एक मानसिकता है कि शायद जनरल के वोट इस नीले पट्टे से उनको नहीं मिलेंगे। मैं इस बात की उनकी आलोचना करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष और महाविभूति जिसने इस देश का संविधान लिखा, ऐसे लोगों को जातियों के बंधन में बांध के और वोट ठगने के इरादे से वो पट्टा नहीं पहनना, ये इससे घटिया राजनीति कोई हो नहीं सकती। एक सवाल और ले लेते हैं। अनिल जी शर्मा की टीम है, एक राजकुमार जी रिणवा की टीम है और एक राजकरण जी की टीम है। अनिल जी और राजकुमार जी रिणवा की टीम में अनुभव कम नजर आता है, अनुभव है वो राजकरण चौधरी की टीम में नजर आता है। आप युवा हो, रिणवा जी की टीम में युवा है, इसका नुकसान होगा कहीं आपको? जिस प्रकार अनुभव की बात करें तो चौधरी जी की टीम ज्यादा है, आपको नहीं लगता? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति कोई अनुभव और अनुभवहीनता का खेल नहीं है। जनता तय करती है कि किसको सिरमौर बनाना है। हम जरूर अनुभवहीन हो सकते हैं, लेकिन जो सरदार सर की जनता है वो अनुभवहीन नहीं है और उन्हीं के भरोसे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हम जिस शख्सियत के छत्र छाया में राजनीति हमने सीखी है वो विरासत के रूप में हमें ये जनता दे के गए हैं। वो पंडित भंवरलाल शर्मा कोई धन दौलत नहीं छोड़ के गए, वो ये सरदार सर की जनता हमारे लिए छोड़ के गए और इस जनता के पास काफी अनुभव है और इस जनता के पीछे हम चल रहे हैं। ये हमें निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगी। ये जानती है कि किस प्रकार कौन से लोग हमारी सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को इनकार करता हूं कि अनुभव और अनुभवहीनता राजनीति में कोई मायने रखती है। तो अब ये मान लें कि आपका मुकाबला राजकरण जी के साथ है, ना कि बीजेपी के साथ, इसके पीछे वजह ये कि आप हो या फिर आपकी जो टीम है अनिल जी है वो लगातार राजकरण जी या उनकी टीम को टारगेट कर रहे हैं, तो मान लें कि आपका मुकाबला इनके साथ है। हमारा मुकाबला धोखे के साथ है, हमारा मुकाबला इस सरदार सर के विकास को रोकने वालों के साथ है, हमारा मुकाबला इस शहर में अमन चैन भाईचारे को खत्म करने वालों के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। ये गिरोह जो बीच में दोनों पार्टियों से निकल के पनपा है, इस गिरोह को सरदार सर की जनता नकारेगी। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ। 3 नंबर कौन जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे अब्दुल रशीद चायल साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने सुना कि किस प्रकार से हमने शुरुआत में जैसे कहा कि बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, और आपने इंटरव्यू देखने के बाद आप समझ भी गए होंगे कि वास्तव में अब्दुल रशीद चायल के साथ सरदार शहर की राजनीति का कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितना आगे तक ये शख्स है वो जाएगा। दिव्य न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह, धन्यवाद।